रिजल्ट फेल, रिजल्ट प्रमोटेड विथ बैक, रिजल्ट पास एंड प्रमोटेड। ये 3 हैं जो कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025-26 से समस्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम समर्थ पोर्टल पर जारी किए जाना प्रारंभ कर दिया गया है। इसके पहले यह परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की मुख्य वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते थे। समर्थ पोर्टल पर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत समस्त विश्वविद्यालयों के प्रवेश से लेकर परीक्षा परिणाम और उस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की पूरी प्रक्रिया अब समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। इस वीडियो में हम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर के पूरे परीक्षा परिणाम पर आपको जानकारी देंगे। पूरे परीक्षा परिणाम को आप समझिए कैसे क्या होता है पूरी प्रक्रिया। तो चलिए एक एक करके पूरा सब कुछ हम समझ लेते हैं। हर एक पाठ्यक्रम के लिए लगभग सभी नियम बराबर हैं, चाहे वह BA BSc BCom हो, MA MSc MCom हो, LLB BL LLB हो, B.Ed हो, M.Ed हो, BSc AG हो, MSc AG हो, B.Ped हो, MPed हो, समस्त पाठ्यक्रमों के लिए। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ विश्वविद्यालय का नाम हिंदी अंग्रेजी में, यहाँ विश्वविद्यालय के लोगो समर्थ पोर्टल पर आप परीक्षा परिणाम देखेंगे तो एग्जाम कैटेगरी में आपका रेगुलर लिखा होगा। यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम का नाम लिखा होगा जिस पाठ्यक्रम में आप प्रवेशित हैं। यहाँ पर लिखा होगा ई ग्रेड सीट यानी कि परीक्षा परिणाम जो कि ई यानी कि इंटरनेट कॉपी है, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, यहाँ पर हमने हाइड कर दिया है। यहाँ पर आपके माता जी का नाम, यहाँ आपके पिताजी का नाम, यहाँ आपकी ABC ID जिसको अपार ID के नाम से जानते हैं, यहाँ आपके संबंधित महाविद्यालय का नाम लिखा होगा। फिर यहाँ पर आपका सेमेस्टर लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सत्र लिखा होगा 25-26, यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा होगा, यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा जो कि PRSU से प्रारंभ होता है। यदि आप बहुत पहले यानी कि 2016 से लेकर 2019 तक इस विश्वविद्यालय में किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लिए होंगे तो आपका एनरोलमेंट नंबर ASU से प्रारंभ होगा, क्योंकि रज्जू भैया विश्वविद्यालय का पूर्ववर्ती नाम इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी था। तो चलिए एक एक करके इतना चीज़ें आप अपने परीक्षा परिणाम में देख लिए होंगे। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर आपका कोर्स कोड लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कोर्स में जो पाठ्यक्रम है उन सभी पाठ्यक्रमों के जो प्रश्न पत्र होंगे उस प्रश्न पत्र का नाम लिखा होगा। यहाँ पर कोर्स नेचर में लिखा होगा CBCS क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, यहाँ पर क्रेडिट लिखा होगा, यहाँ पर ग्रेड ऑब्टेंड लिखा होगा। ये पूरी प्रक्रिया लिखी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना है। तो चलिए इसको पूरा समझ लेते हैं। आपका जो 10 पॉइंट में ग्रेड स्केल निकालना है, इसको पहले आपको जानना जरूरी है। ये देखिए यहाँ पर आप किसी प्रश्न पत्र में अगर 91 से 100 के बीच में अंक प्राप्त करते हैं तो आपको लेटर ग्रेड में O लिखा रहेगा। कभी कभी जब O ग्रेड मिल जाता है तो कन्फ्यूजन की वजह से इसको 0 समझ लेते हैं कई लोग कि हमको 0 ग्रेड मिला है, जबकि 0 ग्रेड का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तो ये O ग्रेड है। अगर आपके अंक 91 से 100 के बीच में आते हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होते हैं उसमें आपको O ग्रेड मिलने की संभावना रहती है। इसमें प्रश्न सही अगर होते हैं तो O ग्रेड मिलता है और ग्रेड पॉइंट आपको 10 मिलता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपका अंक 81 से 90 के बीच में है तो आपको A+ ग्रेड दिया जाता है, यानी कि 9 ग्रेड पॉइंट दिया जाता है उस संबंधित प्रश्न पत्र में। 71 से 80 के बीच में आपका अंक है तो आपको लेटर ग्रेड A दिया जाएगा और ग्रेड पॉइंट 8 दिया जाता है। 71 से 60 के बीच में आपका अंक है तो आपको B+ दिया जाता है और आपका ग्रेड पॉइंट जो होता है वह 7 होता है। 51 से 60 के बीच में आपका अंक है तो आपको लेटर ग्रेड B दिया जाता है और ग्रेड पॉइंट आपको 6 दिया जाता है, जो कि
एबव एवरेज दिया जाता है, जिसको बोलते हैं। 41 से 60 के बीच में आपको सी ग्रेड और 5 ग्रेड पॉइंट दिया जाता है। 35 से 40 के बीच में पी, और यहाँ पर 4 ग्रेड। यहीं पर समझने की आपको आवश्यकता है थोड़ा सा। आपको अगर आप ग्रेजुएशन में होंगे, BA BSc BCom MMSc MCom, इन सभी पाठ्यक्रमों में यहाँ 33 से 40 के बीच में होगा। और आपके कुछ प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में जहाँ पर BEd MEd LLB BA LLB, इन सभी में 35 से 40 के बीच में पी दिया जाता है। तो इसको समझिएगा, जिन पाठ्यक्रमों में 35 से 40 लिखा होगा उस पाठ्यक्रम में 34 अंक पर परीक्षार्थी फेल माना जाएगा। क्लियर। और जिस पाठ्यक्रम में यहाँ 35 से 40 लिखा होगा उस पाठ्यक्रम में, जहाँ 33 से 40 लिखा होगा उस पाठ्यक्रम में 32 अंक पे परीक्षार्थी फेल माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ 0 से 34 और कुछ पाठ्यक्रमों में लिखा होगा 0 से 32। आप अपना परीक्षा परिणाम देखेंगे लिखा होगा F। ठीक है, चाहे आप 0 अंक प्राप्त करें या 32 अंक प्राप्त करें, दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे। कभी कभी छात्र डाउट करते हैं कि सर हमारा तो F यानी कि जब हम कॉपी निकलवाए तो उसमें हमारा 28 अंक है या 14 अंक है, तो क्यों F दिया गया, बराबर क्यों दिया गया? क्योंकि इस कैटेगरी में जो 0 से 34 के बीच में पाएंगे उनको F दिया जाए। अगर संबंधित प्रश्न पत्र में आप एब्सेंट हैं तो A भी लिखा होगा। कुछ प्रश्न पत्र ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जिसको केवल उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है। जहाँ पर उत्तीर्णांक 40 अंक अधिकतर होते हैं वहाँ आपको क्यों दिया जाता है। कहीं कहीं 40 होता है, कहीं 33 होता है, वह संबंधित प्रश्न पत्र आपका डिपेंड करता है। केवल उसको पास करना होता है। जहाँ वह क्यों या एन क्यों लिखा होते हैं उसके अंक आपके संबंधित प्रश्न पत्र में जोड़े नहीं जाते हैं, केवल उसको उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है। अगर आप उस संबंधित प्रश्न पत्र में क्यों नहीं प्राप्त करेंगे यानी एन क्यों प्राप्त करेंगे तो उस संबंधित प्रश्न पत्र की पुनर्परीक्षा देनी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइड। अगर किसी प्रश्न पत्र में आप नकल करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपका UFM लग जाता है, जिसको U से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसको समझ लेते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा। ये जो क्रेडिट होता है, 4 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, 5 क्रेडिट, आपका अलग अलग पाठ्यक्रम होगा तो अलग अलग यहाँ पर क्रेडिट लिखा होगा। सभी पाठ्यक्रम के एक सेमेस्टर का कुल क्रेडिट 20 होता है। क्लियर, 20 क्रेडिट। तो ये 4, 8, 12, 16, 20। ठीक, जब इसको आप सभी प्रश्न पत्र को उत्तीर्ण कर लेते हैं, यानी कि मिनिमम सभी में 33 अंक या 35 अंक जो भी है आपके पाठ्यक्रम का उतना प्राप्त कर लेते हैं, ये क्रेडिट आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिख कर आ जाती हैं। टोटल क्रेडिट अर्न, यहाँ पर टोटल क्रेडिट देखिए आपका लिखा हुआ है 20, सभी पाठ्यक्रम का 20 है नए सिरे से, जो अब समर्थ पोर्टल पर जारी होगा। अगर आप सभी प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण हो जाएंगे यानी कि 33 या 35 जो मुख्य क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर टोटल क्रेडिट लिखा जाएगा 20। क्लियर। फिर यहाँ पर यह समझना है कि टोटल क्रेडिट पॉइंट ये 140 कैसे आए, इसको कैसे प्राप्त करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। ये जो प्रैक्टिकल में अगर समझें तो इसको केवल यह दर्शाता है कि यह आपने कितना प्राप्त किया। अगर उत्तीर्ण हो गए तो वो पूरा आपको मिल जाएगा। फेल हो गए तो अगर इसमें F लिखा है तो ये क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अभी फेल वाले परीक्षा परिणाम में आपको दिखाएंगे। ठीक, अगर किसी भी जितने प्रश्न पत्र में आपका F रहेगा वो आपको नहीं मिलेगा प्रैक्टिकल में। अगर इसको समझें तो प्रैक्टिकली रूप में, अगर इसको थ्योरेटिकल रूप में जब समझेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर होता है, ये घंटों को प्रदर्शित करता है कि आपके एक सेमेस्टर में इस पाठ्यक्रम की कितनी क्लासेज कितने घंटे की चलेंगी। आप जब अपना पाठ्यक्रम जाकर डाउनलोड करेंगे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, 4 क्रेडिट कहीं पर 60 घंटे, कहीं पर 75 घंटे, ठीक है, ये ऐसे जाकर लिखा होगा, कहीं पर 45 घंटे, ये आपके पाठ्यक्रम में लिखा होगा कि ये पर्टिकुलर पेपर 45 घंटे की क्लासेज इसकी चलना अनिवार्य है एक सेमेस्टर में। ठीक है, ये थ्योरेटिकल बातें हो गई।
अब हम टोटल क्रेडिट पॉइंट को समझने के लिए यहाँ जो नीचे पर स्केल पर दिए हुआ है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इसको समझना अनिवार्य है। आपको बी ग्रेड पॉइंट दिया गया है। बी का मतलब है आपके अंक 51 से 61 के बीच में है इस प्रश्न पत्र में, और आपका जो टोटल ग्रेड पॉइंट होगा वह 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसमें ग्रेड पॉइंट आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 से 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो आपका क्रेडिट है और ये जो ग्रेड पॉइंट है इसको गुणा करेंगे, ये 24 आपका पॉइंट आ जाएगा। 24 क्या आ जाएगा? आपका क्रेडिट पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से ए इसमें है। ए का मतलब है आपको ग्रेड पॉइंट कितना मिला है? 8 मिला है। 8 से 4 में गुणा कर देंगे तो 8 चौक यहाँ पर ये 32 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से सभी प्रश्न पत्र को जोड़ेंगे जिसमें ग्रेड लिखा हुआ है। इस बात का ध्यान रखेंगे, जिसमें ग्रेड लिखा हुआ है यहाँ पर क्रेडिट, उसको केवल जोड़ेंगे, ये नीचे वाला नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। एक्सटेंशन वर्क के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है। इसमें अंक दिया जाएगा लेकिन इसका क्रेडिट नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसको जब ऐसे जोड़ेंगे तो ये आपका टोटल क्रेडिट पॉइंट आ जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद इस क्रेडिट में 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का नियम है आपका SGPA CGPA निकालने के लिए 10 से गुणा किया जाएगा। तो ये आपका टोटल जो ग्रेड है वह 200 का हो जाएगा। उसमें 200 यानी कि कुल मिलाकर आप समझे तो 200 का पूर्णांक हो गया और आपका 140 क्रेडिट पॉइंट हो गया। जब इसका प्रतिशत आप निकालेंगे 140/200 इंटू 100 जब करेंगे तो आपका 2 सत्ते 14 70% आपका आ जाएगा। यानी कि 7 SGPA आ जाएगा। 7 SGPA और CGPA में आप 10 से गुणा करेंगे। इस विश्वविद्यालय का सूत्र है, यहाँ पर लिखा हुआ है, कन्वर्ट इन परसेंटेज SGPA इंटू 10 CGPA इंटू 10, यानी कि 10 से आप गुणा कर देंगे तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा, चाहे SGPA में करें चाहे CGPA में करें। अब हम समझ लेते हैं, इसको आप समझ गए होंगे। SGPA CGPA क्या है? SGPA है आपका सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट। ठीक है। ये सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट दर्शाता है, यानी कि जिस सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम है केवल उस सेमेस्टर का ये परीक्षा परिणाम है। CGPA होता है जितने आपके सेमेस्टर हो गए हैं उसका औसत होता है। उसका क्या होता है? औसत। जैसे अभी आपका एक ही सेमेस्टर हुआ है तो एक सेमेस्टर का औसत भी सेम आएगा। जब आपके 2 सेमेस्टर हो जाएंगे, अगर आप जब द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम आएगा, अगर आपका SGPA मान लेते हैं 8 आ गया, कितना आ गया? 8 आ जाएगा। और पहले सेमेस्टर में आपका 7 है तो 7 + 8 कितना हो जाएगा? आपका 15। 15 का औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5। फिर आपका यह CGPA कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। तब CGPA का मतलब हो जाएगा दोनों सेमेस्टर, जो पहला और दूसरा सेमेस्टर है उसका योग। क्लियर। ये समझ गए होंगे। आपके अंक इसमें नहीं दिखाए जाते हैं, इसीलिए ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया है कि जो अंकों की प्रतिस्पर्धा है वह कम की जा सके। यहाँ बी का केवल तात्पर्य है कि आपके अंक कितने से कितने अंकों के बीच में हो सकते हैं। एग्जैक्ट आपके इस प्रश्न पत्र में कितने अंक हैं वह आपको जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका मंगवाएंगे तभी आपको पता चलेगा। अन्यथा आप ये मान के चलिए कि आपका इस प्रश्न पत्र में 51 से 60 के बीच में अंक है। आपको इंटरनल में अलग, अगर आपके यहाँ 35% पास मार्क का है तो इंटरनल जो है वह 25 अंक का है। 25 का 35% उसमें अलग से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और थ्योरेटिकल में यानी कि 75 अंकों में से भी 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी आप इस प्रश्न पत्र में पास माने जाएंगे। दोनों में अलग अलग आपको पास करना अनिवार्य होगा। अब हम बात करते हैं कि ये रिजल्ट में पास और प्रमोटेड का क्या मतलब है। पास का मतलब है आपका सभी कुछ सही है, आप उत्तीर्ण हो चुके हैं, और प्रमोटेड का मतलब है आप अगले सेमेस्टर के लिए पात्र हैं। अब आप
अगले सेमेस्टर में चले गए हैं, यानी कि आप प्रथम सेमेस्टर से द्वितीय सेमेस्टर में, द्वितीय सेमेस्टर से तृतीय सेमेस्टर में पहुंच गए हैं। अगर आपके परीक्षा परिणाम में कहीं पर भी यहाँ पर जो ग्रेडिंग लिखा है यहाँ पर अगर स्टार लगा हुआ है तो पास विथ ग्रेस, पास विथ ग्रेस यानी कि कृपांक जिसको कहते हैं, ये 2 अंक का होता है जिसको विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। यानी कि अगर आपके किसी प्रश्न पत्र में 33 अंक हैं, अगर आपके पाठ्यक्रम में 33 अंक की पास की अनिवार्यता है तो आपको 2 अंक कम अगर पढ़ रहे हैं यानी कि 31 अंक या 32 अंक हैं तो आपको कृपांक विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। 35 अंक है तो 33 या 34 अंक प्राप्त करेंगे। तो अभी यहाँ पर डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट ये चीज़ें विश्वविद्यालय द्वारा मेंशन नहीं की गई है। भविष्य में जब कहीं अपडेट होगा फिर आप अपना परीक्षा परिणाम यहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। यहाँ पर जनरेटेड डेट, जब भी आप परीक्षा परिणाम डाउनलोड करेंगे उस तिथि लिखी रहेगी, चाहे भविष्य में चाहे जब डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आपका ये सीरियल नंबर लिखा होगा और यहाँ पर QR कोड लगा होगा। यहाँ पर आपकी फ़ोटो वगैरह जो है वह मेंशन होगी जिसको हमने हाइड कर दिया है। अब अगला रिजल्ट देखते हैं। हमने पूरा डिटेल में समझ ही लिया है, इसको देख लेते हैं। प्रमोटेड विथ बैक, इसका मतलब है कि आप अगले सेमेस्टर में चले गए हैं, प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन इस सेमेस्टर में आपका किसी एक प्रश्न पत्र या 2 प्रश्न पत्र या 3 प्रश्न पत्र में यहाँ पर बैक लगा हुआ है। तो जिस प्रश्न पत्र में बैक होगा वहाँ पर F या U लिखा होगा, यानी कि फेल या UFM दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। UFM का मतलब भी फेल ही होता है, बस उसका यह मतलब होता है कि आप नकल करते हुए उस प्रश्न पत्र में पकड़े गए हैं, इसलिए आपको उस संबंधित प्रश्न पत्र की परीक्षा उस विषम सेमेस्टर में अगर आपका लगा है तो विषम सेमेस्टर के दौरान अगले वर्ष देनी हो। यानी अगर आपको प्रथम वर्ष में प्रथम सेमेस्टर में लगा है तो जब आप तृतीय सेमेस्टर में जाएंगे इस संबंधित प्रश्न पत्र की आपको बैक फॉर्म भरकर बैक परीक्षा केवल इस प्रश्न पत्र की देनी होगी। आप द्वितीय सेमेस्टर में पहुंच गए हैं। क्लियर। अब तीसरे परीक्षा परिणाम पर चलते हैं जहां पर लिखा हुआ है फेल। फेल का मतलब है आप इस सेमेस्टर में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। पहले इसी में लिख कर आता था नॉट प्रमोटेड, फेल और नॉट प्रमोटेड, लेकिन इस बार से नॉट प्रमोटेड वाला ऑप्शन हटा दिया गया है। लेकिन अभी वर्तमान में जो चीज़ें हैं वह फेल का मतलब है आप अगले सेमेस्टर में नहीं जाएंगे, आपको पुनः जुलाई सत्र 2026-27 में यानी अगले सत्र से आपको फिर से प्रथम सेमेस्टर में EX स्टूडेंट के रूप में प्रवेश लेना होगा। ये फेल कब लिख के आता है? जब आप हर प्रत्येक प्रश्न पत्र में 33 अंक तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आप जो टोटल क्रेडिट अर्न है ये आपका 60% होना चाहिए। 60% का मतलब है कि आपका जो 20 है, 20 का 60 का मतलब है 12 क्रेडिट आपके पास अर्न होने चाहिए। अगर आपका 12 से कम क्रेडिट है तो आप फेल हो जाएंगे। पहली कंडीशन 33% या 35% अंक प्राप्त करना है। दूसरी कंडीशन है कि आपको 60% क्रेडिट, 60 आप क्रेडिट तभी प्राप्त करेंगे जब उस प्रश्न पत्र में पास होंगे। जैसे देखिए इन्होंने इसमें पास हैं 3, इसमें पास हैं 3, यानी कि 6 क्रेडिट ही इन्होंने अर्न किया। अगर ये किसी 4, 4, 8, ठीक है, 3, 11, 3, 14, इन 4 में अगर ये पास होते और ये 2 में फेल होते, अब ये 2, 3 से नहीं मतलब होता, ये क्रेडिट से मतलब होता है कितने क्रेडिट का है। अलग अलग पाठ्यक्रमों में अलग अलग क्रेडिट यहाँ पर मेंशन होते हैं। ये 60% क्रेडिट तभी प्राप्त होगा जब उस प्रश्न पत्र में आप पास होंगे। तो ये अगर 4 प्रश्न पत्र में पास होते तो यहाँ पर इनका क्रेडिट कितना लिखा होता? 14। तो यहाँ पर ये फेल ना होते, तब ये इनका लिखा रहता बैक। तब जिस प्रश्न पत्र में FF होता केवल उसका बैक देना पड़ता। फेल का मतलब है पूरी तरीके से फेल, पूरा आपका 1 साल खराब चला जाएगा। इसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि आपका जो SGPA है वह 4 होना चाहिए, मिनिमम आपका 4 होना चाहिए। अगर आप सभी प्रश्न पत्र में, जैसे मान लीजिए आप सभी प्रश्न पत्र में PPP ग्रेड प्राप्त कर लेते हैं यानी पास हो जाते हैं, लेकिन आपका SGPA
4 से कम है, यानी कि 3.98 है, 3.89 है, 3.65 है, कुछ भी हो तो भी आपका क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। यानी कि आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र में 33 या 35 जो आपके पाठ्यक्रम के पास की क्राइटेरिया है उसको उत्तीर्ण, उसको क्लियर करें। और दूसरा आपका ओवरऑल जो परसेंट है, कुल मिलाकर सीधी सी एक बात है कि आपका कुल मिलाकर परसेंट जो होना चाहिए वो 40% से ऊपर होना चाहिए अगले सेमेस्टर में जाने के लिए। भले ही किसी प्रश्न पत्र में बैक लगा हो तो केवल बैक लिख के तब आएगा। क्लियर, ये चीज़ें आप एकदम स्पष्ट रूप में समझ गए होंगे। ये रहा पूरा एक एक डिटेल पूरी जानकारी। अगर कहीं कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में आ सके।